72 हुरें एक हिंदी भाषा की फिल्म है जिसे संजय पूरन सिंह चौहान द्वारा निर्देशित किया गया है। यह फिल्म 7 जुलाई 2023 को रिलीज होगी। इसे अंग्रेजी और 10 अन्य भारतीय भाषाओं असमिया, बंगाली, भोजपुरी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म में पवन मल्होत्रा ने हाकिम अली की भूमिका निभाई है और आमिर बशीर ने बिलाल अहमद की भूमिका निभाई है। 1-2 फिल्म का पहली बार प्रीमियर 2019 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFI) में किया गया था और इसने ICFT यूनेस्को गांधी मेडल स्पेशल निर्देशक चौहान ने 2021 में 72 हुरे के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अर्जित किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 28 जून 2023 को रिलीज होने वाला था और उसी दिन यह बताया गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म प्रमाणित होने के बावजूद इसके ट्रेलर के लिए सेंसर प्रमाण पत्र नहीं दिया। हुरी की कुरानिक अवधारणा पर आधारित यह फिल्म धार्मिक आतंकवाद के संदर्भ में ब्रेन वॉशिंग की भूमिका की पड़ताल करती है, विशेष रूप से जिहाद के नाम पर आत्मघाती हमले करने वाले विश्वासियों के लिए स्वर्ग में 72 कुंवारियों के वादे के बारे में। इसमें दिखाया गया है कि कैसे आतंकवादी संगठन निर्दोष मुस्लिम युवाओं को जन्नत और परलोक में स्वर्गीय कुंवारी, अछूती महिलाओं का आश्वासन देकर गैर मुसलमानों पर हमला करने के लिए राजी करते हैं और हिंसक उग्रवाद के परिणामों को दर्शाते हैं। फिल्म निर्माताओं ने इस अत्यधिक प्रशंसित फिल्म के ट्रेलर को CBFC द्वारा प्रमाणन देने से इनकार करने पर आपत्ति जताई। कुछ मुस्लिम धार्मिक नेताओं और राजनीतिक हस्तियों ने फिल्म की निंदा की है। उनका आरोप है कि यह इस्लामी समुदायों की भावनाओं को आहत करती है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि इस फिल्म को नाटकीय रिलीज नहीं मिलनी चाहिए। फिल्म 2 फिदायीन आत्मघाती हमलावर हाकिम और बिलाल पर आधारित है जो मुंबई में एक बम विस्फोट में मारे जाते हैं। वे स्वर्ग में प्रवेश की प्रतीक्षा में खुद को अधर में लटके हुए पाते हैं। उन्हें बताया गया है कि उन्हें 72 कुंवारियां इनाम में मिलेंगी जिन्हें हुरैन के नाम से जाना जाता है। हालांकि जैसे जैसे वे इंतजार करते हैं, उन्हें हुरैन और उसके बाद के जीवन के अस्तित्व के बारे में संदेह होने लगता है। वे उन कारणों पर भी सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि उन्हें आतंकवाद में क्यों भर्ती किया गया। हकीम अली के रूप में पवन मल्होत्रा, बिलाल अहमद के रूप में आमिर बशीर। कुछ मुस्लिम धार्मिक नेताओं और राजनीतिक हस्तियों ने फिल्म की निंदा की है। उनका आरोप है कि यह इस्लामी समुदायों की भावनाओं को आहत करती है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि इस फिल्म को नाटकीय रिलीज नहीं मिलनी चाहिए। भोजपुरी एक्ट्रेस सबिहा शेख भी अशोक पंडित की इस विवादित फिल्म की कड़ी आलोचना करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती हैं। निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान द्वारा लिखित, अनिल पांडे द्वारा उत्पादित, गुलाब सिंह तंवर, अशोक पंडित सह निर्माता, किरण दिवस, अनिरुद्ध तंवर, अभिनीत हाथ नीचे करो, अमीर बशीर, पवन मल्होत्रा, रशीद नाज, अशोक पाठक, नम्रता ने कहा, मुकेश अग्रोहरी, भवानी बशीर यासिर, नरोत्तम बैन, विजय सनप, छायांकन चिरंतन दास द्वारा संपादित, संजय पूरन सिंह चौहान, संदीप सिंह बजेली, संदीप बीरा। उत्पादन कंपनियां सारथी एंटरटेनमेंट, एलियंस पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 7 जुलाई 2023। देश भारत, भाषा हिंदी। चलिए डायरेक्टर बारे में बात करते हैं। संजय पूरन सिंह चौहान एक भारतीय निर्देशक और पटकथा लेखक हैं जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्म लाहौर के लिए जाने जाते हैं।
1-2 उन्होंने 2009 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। 2021 में उन्होंने फिल्म 72 हुरैन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। मूवीज डन लाहौर 2010 निर्देशक, कहानी, पटकथा और संवाद। 72 हुरैन 2019 निर्देशक और संपादक। 83 2021 लेखक। गोरखा टीबीए निर्देशक, कहानी, पटकथा और संवाद, राष्ट्रपति श्रीमती। 22 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली में 57वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए श्री संजय पूरन सिंह चौहान को इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान करती हुई फिल्म लाहौर। आइए बात करते हैं निर्माता अशोक पंडित के बारे में। पंडित ने अपने करियर की शुरुआत नरसी मोंजी कॉलेज, मुंबई में पढ़ाई के दौरान नाटकों में अभिनय से की। स्नातक होने के बाद उन्होंने कॉलेज में नाटकों का निर्देशन जारी रखा, जब तक कि अंततः उन्हें इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की पेशकश नहीं की गई। 5 पंडित ने कॉमेडी टीवी श्रृंखला फिल्मी चक्कर के निर्माता और निर्देशक के रूप में प्रसिद्धि पाने तक रमन कुमार, कुंदन शाह और मंजुल सिन्हा के लिए एक सहयोगी निर्देशक के रूप में काम किया। 5 बाद में उन्हें टीवी शो तेरे मेरे सपने और कोलगेट टॉप 10 का निर्देशन किया। 6 1999 में उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री शरणार्थी अपने देश में के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए रेडियो और टीवी एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंडिया का पुरस्कार जीता, जो 1989-1990 के दौरान कश्मीरी पंडित शरणार्थियों की दुर्दशा का विवरण देने वाली 40 मिनट की फिल्म थी। 2010 में उन्होंने ए विलेज ऑफ विंडोज रिलीज की, जो कश्मीरी गांव दर्दपुरा की कठिनाइयों का विवरण देने वाली एक डॉक्यूमेंट्री थी। 7 हाल ही में पंडित 2019 की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। 8 वह भारतीय फिल्म और टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के मुख्य सलाहकार। वेस्टर्न 9 ने फिलिस्तीन के जटिल मुद्दे के संबंध में अपने विवादास्पद बयान के लिए जाना जाता है, अर्थात IFFI 53 गोवा के जूरी प्रमुख के रूप में नदव लैपिड का चयन IB मंत्रालय की ओर से एक बड़ी चूक है। इसलिए मंत्रालय में उन लोगों के प्रमुख जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, इस अपराध को खत्म किया जाना चाहिए। फिलिस्तीन समर्थकों से कोई क्या उम्मीद कर सकता है? यह संदर्भ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दर्शाए गए कश्मीर संघर्ष के संबंध में था, जिनके काम की तुलना लेनी रिफेनस्टाहल के काम से की गई। आइए बात करते हैं एक्ट्रेस सरू मैनी की। सरू मैनी जन्म 27 अप्रैल 1988, एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं। सरू ने फिल्म एंथनी कौन है के लिए सोनू निगम के साथ युगल गीत भांगड़ा पाले के साथ पार्श्व शैली में अपनी शुरुआत की। 2006 में सरू बेंगलुरु की रहने वाली हैं। 3 शुरुआत में ही उनका संगीत वीडियो दिल दे दिया था, सुट्टा मिक्स 4 लोकप्रिय हो गया था। गाने में अभिनेत्री मेघना नायडू को दिखाया गया था। उन्होंने फिल्म मुंबई मस्त कैलेंडर के लिए संगीतमय विषयों पर प्रस्तुति दी है। जन्म 27 अप्रैल 1988, उम्र 35। बेंगलोर, कर्नाटक, भारत। मूल भारत। शैलियां बॉलीवुड, भारतीय पॉप। व्यवसाय गायक। सक्रिय वर्ष 2006 से। लेबल टी सीरीज जी म्यूजिक कंपनी। बशीर का जन्म और पालन पोषण कश्मीर में हुआ। वह जम्मू उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के पुत्र थे। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक हैं। उनका अभिनय करियर भंवर टीवी श्रृंखला और कई टीवी विज्ञापनों में एक छोटी भूमिका के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद उनकी पहली फिल्म स्प्लिट वाइड ओपन 1999 और टेलीफिल्म दूरदर्शन श्रीनगर आई। वह 2003 की फिल्म अरमान में दिखाई दिए।
2008 में थ्रिलर ए वेडनेसडे से उन्हें प्रशंसा मिली, जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। फिल्म ने उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड्स नामांकन भी दिलाया। 3-4 बशीर फिल्म माई नेम इज खान में शाहरुख खान के छोटे भाई की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन दिसंबर 2008 में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का वीजा देने से इनकार कर दिया गया, जहां फिल्म की शूटिंग चल रही थी। 5 अंततः उनकी जगह जिमी शेरगिल को खान के छोटे भाई के रूप में नियुक्त किया गया। 6 2010 में बशीर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म हारुद का प्रीमियर 2010 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। फिल्म में रेजा नाजी और शाहनवाज भट्ट हैं और यह कश्मीर में घटित होती है। इसने 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उर्दू फीचर फिल्म पुरस्कार जीता। नेटफ्लिक्स की पहली भारतीय मूल श्रृंखला सेक्रेड गेम्स में उनकी आवर्ती भूमिका थी। 2019 में उन्होंने सेक्रेड गेम्स के दूसरे सीजन में अपनी भूमिका दोहराई और एक अन्य अमेज़न प्राइम सीरीज इनसाइड एज में दिखाई दिए। 9 उस वर्ष बाद में वह मीरा नायर की ए सूटेबल बॉय के कलाकारों में शामिल हो गए। पवन मल्होत्रा, जन्म 2 जुलाई 1958, एक भारतीय अभिनेता हैं जो पंजाबी और कुछ तेलुगु फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में भी काम करते हैं। उन्हें एक फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड और एक फिल्म फेयर अवार्ड साउथ सहित कई पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने बुद्धदेव दास गुप्ता की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता बाघ बहादुर और सईद अख्तर मिर्जा की सलीम लंगड़े पे मतरों में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। दोनों 1989 में रिलीज हुई। वह निर्दयी माफिया डॉन इरफान खान की भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। तेलुगु ब्लॉकबस्टर ए थे 2003 और ब्लैक फ्राइडे 2004 में टाइगर मेमन की उनकी प्रशंसित भूमिका। 2 मार्च 2005 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अनुकोकुंडा ओका रोजू में एक तांत्रिक के रूप में अभिनय किया। उन्हें सोनी लिव की वेब सीरीज टब्बर 2021 में और अधिक प्रशंसा मिली। दिल्ली में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में जन्मे मल्होत्रा पुरानी दिल्ली के नवाबगंज में पले बढ़े और उन्होंने हैप्पी स्कूल पढ़ाई की। 4 दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिल्मों में उनका पहला अनुभव गांधी फिल्म के पोशाक विभाग में सहायक के रूप में था। इसके बाद वह जाने भी दो यारो, खामोश और मोहन जोशी हाजिर हो में प्रोडक्शन असिस्टेंट रहे। पवन ने दिल्ली थिएटर सर्किट रखा। उसके बाद वह मुंबई चले गए, जहां उन्होंने टीवी श्रृंखला के सेट पर सहायक के रूप में टेलीविजन उद्योग से शुरुआत की। ये जो है जिंदगी 1984 से पहले उन्हें दूरदर्शन पर सईद अख्तर मिर्जा की टीवी श्रृंखला नुक्कड़ 1986 में भूमिका मिली, जिसने उन्हें नोटिस किया। इस बीच उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया और पंकज पाराशर की फिल्म अब आएगा मजा 1984 से अपनी शुरुआत की। इन वर्षों में उन्होंने बुद्धदेव दास गुप्ता, सईद अख्तर मिर्जा, श्याम बेनेगल, दीपा मेहता और रोलैंड जोफे जैसे निर्देशकों के साथ काम किया था। 5 2006 में उन्हें सोनी टेलीविजन पर मनीष गोस्वामी की ऐसा देश है मेरा में देखा गया था। 6 उन्हें डीडी मेट्रो पर टीवी श्रृंखला अलग अलग और पार्थो मित्रा की पतंग में देखा जाता है। उन्होंने हाल ही में प्रमुख हिट फिल्मों जब वी मेट मिल्खा भाग में अभिनय किया। वह वर्तमान में कलर्स टीवी पर लागी तुझसे लगन में मलमल मोरे के रूप में अभिनय कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में पंजाब 1984 और चिल्ड्रेन ऑफ वॉर जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। 2016 में सिनेमा में उनके 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इंडिया इंटरनेशनल IIC दिल्ली में एक पूर्वव्यापी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर नवीनतम हिंदी वेब सीरीज ग्रहण टीवी सीरीज में उन्होंने अमृता सिंह, जोया हुसैन के पिता ऋषि रंजन बटा गुरसेवक सिंह का किरदार निभाया,
जो 24 जून 2021 को रिलीज हुई, जो सत्य व्यास के उपन्यास 84 पर आधारित है। रशीद नाज 9 सितंबर 1948 17 जनवरी 2022 एक पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे। उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 1971 में एक पश्तो टेलीविजन नाटक से की और कई पश्तो, हिंदको और उर्दू भाषा के नाटकों में काम किया। रशीद नाज का जन्म 9 सितंबर 1948 को पेशावर NWFP अब खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में हुआ था। 1-2-3-4 1971 में उन्होंने पश्तो टेलीविजन नाटक में एक अभिनेता के रूप में अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की। रशीद नाज ने कई पश्तो, हिंदको और उर्दू भाषा के नाटकों में काम किया है। उनका पहला उर्दू नाटक एक था गा 1973 था। 1-2 उनका पहला लोकप्रिय नाटक नामूस था। उन्होंने NTM टीवी चैनल पर प्रसारित पाकिस्तान के पहले निजी टेलीविजन नाटक दश्त में भी काम किया। 2 1988 में उन्होंने अपनी पहली पश्तो फिल्म ज़मा जंग, उर्दू में मेरी जंग में काम किया। 2 उनकी पहली उर्दू फिल्म सैयद नूर की डकैत थी। उन्होंने शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए 2007 फिल्म में भी काम किया। रशीद नाज ने ईमान अली के साथ शोएब मंसूर के वीडियो सॉन्ग इश्क मोहब्बत अपनापन में भी काम किया था। 2 इसके अलावा रशीद नाज ने 2015 में अक्षय कुमार, अनुपम खेर और मधुरिमा तुली के साथ बॉलीवुड फिल्म बेबी अभिनय किया। 5 रशीद नाज का 40 साल से अधिक का लंबा करियर था। 2 उनके बेटे हसन नोमान भी एक अभिनेता हैं और उन्होंने बेबी में उनके साथ स्क्रीन साझा की थी। 6 और उन्होंने मदीहा रिजवी से शादी की है। टेलीविजन और फिल्म अभिनेता के रूप में उनकी सेवाओं के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड का 17 जनवरी 2022 को 73 वर्ष की आयु में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में निधन हो गया। वह कुछ समय से कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे। उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए पेशावर लाया गया और उन्हें वहीं दफनाया गया। चिरंतन दास एक भारतीय छायाकार हैं जो तनु वेड्स मनु, तेरे नाल लव हो गया, सनम तेरी कसम और धनक से जुड़े हैं। 31 फिल्मों के लिए सिनेमैटोग्राफी करने वाले चिरंतन ने 2012 में फिल्म तनु वेड्स मनु के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी का अप्सरा पुरस्कार जीता। चिरंतन 31 फिल्मों के छायाकार हैं, जिनमें संकट सिटी 2009, तनु वेड्स मनु 2011, तेरे नाल लव हो गया 2012, धनक 2015 और सनम तेरी कसम 2012 जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्में शामिल हैं। चिरंतन ने बॉलीवुड में कैमरा ऑपरेटर के रूप में भी काम किया। आइए 72 हूरें जैसी ही चाल के बारे में बात करते हैं। द केरल स्टोरी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित है। इसमें अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इदनानी हैं। कथानक केरल की महिलाओं के एक समूह की कहानी है जिन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। 5-6 एक सच्ची कहानी के रूप में प्रचारित यह फिल्म लव जिहाद के हिंदुत्व षड्यंत्र सिद्धांत पर आधारित है। 7 और झूठा दावा करता है कि केरल की हजारों हिंदू महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया है और ISIS में भर्ती किया गया है। द केरल स्टोरी 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दुनिया भर में 303 रुपए 97 करोड़ 38 US मिलियन की कमाई के साथ यह 2023 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा इसका खूब प्रचार किया गया, जिसने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान में फिल्म का लाभ उठाया।
हालांकि फिल्म समीक्षकों ने इसे अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा दी और इस काम को इस्लामोफोबिक प्रचार बताया। फिल्म को मुख्य रूप से केरल, पश्चिम बंगाल में लंबे मुकदमे और विरोध का भी सामना करना पड़ा है। शालिनी उन्नीकृष्णन, एक महिला जो इस्लाम में परिवर्तित हो गई, एक नर्स बनने की इच्छा रखने की अपनी यात्रा साझा करती है, लेकिन उसके कॉलेज में चरमपंथी मुसलमानों ने उसके साथ जबरदस्ती की, जो खुद को दोस्त बताते थे। अंततः उसे आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उकसाया गया और अफगानिस्तान में कैद कर लिया गया। फिल्म का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया था, जो फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं। यह 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 15 फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग 5 द्वारा खरीदे गए थे। 16 अपनी घरेलू रिलीज से पहले फिल्म सीबीएफसी जांच से गुजरी और कई अनुरोधित परिवर्तनों के बाद इसे केवल वयस्कों का वर्गीकरण प्राप्त हुआ। टीजर 3 नवंबर 2022 को जारी किया गया। 18 जिसमें एक हिंदू मलयाली नर्स फातिमा बा का किरदार है, जो अफगान जेल में बंद होने से पहले इस्लाम में परिवर्तित हो गई थी और आईएसआईएस में शामिल हो गई थी। 19 उसने दावा किया कि वह हिंदू और ईसाई समुदायों की 32,000 लड़कियों में से एक है, जो केरल से लापता हैं और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) में भर्ती किया गया है। 8 फिल्म के निर्देशक सेन वर्षों से ऐसे दावे करते रहे हैं। 19 अगस्त 2018 में उन्होंने केरल को एक इस्लामिक राज्य बनाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश के हिस्से के रूप में 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों के अनैच्छिक सामूहिक धर्मांतरण का दावा करते हुए एक वृत्तचित्र का निर्देशन किया था। 2021-22 जबकि फिल्म में चित्रित घटनाएं केरल की 3 महिलाओं के विवरण पर आधारित हैं, अर्थात निमिषा नायर, सोनिया सेबेस्टियन और मेरिन जैकब, जिन्होंने इस्लाम अपना लिया और 2016 से 2016 के बीच आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अपने अपने पतियों के साथ अफगानिस्तान की यात्रा की। 2018 फिल्म में दावा किए गए आंकड़े बेहद गलत हैं, जो गलत अनुवाद, गलत उद्धरण और असंबंधित आंकड़ों की गलत बयानी पर आधारित हैं। 23-24-8 पूरे देश से 100-200 से अधिक भारतीय इस समूह में शामिल नहीं हुए हैं, जिनमें केरल के लोगों की संख्या 1/4 से भी कम है। 8 फिल्म में दिखाए गए आंकड़े आईएसआईएस की पूरी ताकत से भी अधिक हैं। 25 बाद में मुकदमे के जवाब में फिल्म निर्माताओं ने टीजर सहित सभी प्रचार सामग्री हटा दी, जिसमें गलत आंकड़े थे। 26 हालांकि फिल्म ने दावों को कई बार दोहराया और एक बार तो इसे 50,000 तक भी बढ़ा दिया। 27 आगे की मुकदमेबाजी के जवाब में सेन ने स्वीकार किया कि फिल्म में सभी आंकड़े अप्रामाणिक हैं और यह फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं का एक काल्पनिक चित्रण थी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने फिल्म का समर्थन किया है। पार्टी ने इसका इस्तेमाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में अपने राजनीतिक संदेश के लिए किया। 25-29 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली में फिल्म का समर्थन किया, दावा किया कि इसने एक साजिश का पर्दाफाश किया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने फिल्म का विरोध किया, पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। 29-30 भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की और युवा हिंदू लड़कियों को इसे अपने साथ देखने के लिए आमंत्रित किया। 29 फिल्म को मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कर मुक्त कर दिया गया। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। 31 RSS के आधिकारिक मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने फिल्म को खतरनाक सच बताया। राजनीतिक विरोध केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आजादी के बाद से राज्य पर शासन करने वाली एकमात्र 2 पार्टियां हैं,
ने संघ परिवार के एजेंडे के अनुरूप सांप्रदायिक गलत सूचना फैलाने के लिए फिल्म पर आपत्ति जताई है। 1932-33 तमिलनाडु में नाम तमिलर काची, एनटीके और कई मुस्लिम राजनीतिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जनता का विरोध। फिल्म ने केरल और तमिलनाडु में सार्वजनिक विरोध को आकर्षित किया है। 30-34 तमिलनाडु में इसका प्रदर्शन खराब रहा, जिससे जाहिर तौर पर तमिलनाडु मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन को आगे की स्क्रीनिंग रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि फिल्म निर्माता दावों पर विवाद करते हैं और राजनीतिक सेंसरशिप का आरोप लगाते हैं। 13 फिल्म का केरल में भी ऐसा ही हश्र हुआ। प्रतिबंध और मुकदमेबाजी। रिहाई की पूर्व संध्या पर मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने के आधार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। 35 याचिकाओं को या तो सुनवाई के लिए अस्वीकार कर दिया गया या अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया। 36 हालांकि फिल्म निर्माताओं को टीजर सहित सभी प्रचार सामग्री को हटाने के लिए कहा गया था, जिसमें दावा किया गया था कि 32,000 लड़कियों ने इस्लाम अपना लिया है और वास्तविक जीवन में ISIS में शामिल हो गई हैं। 8 मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म को घृणास्पद भाषण बताते हुए और प्रतिकूल खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें दर्शकों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की सूचना दी गई थी। 37 फिल्म निर्माताओं ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और प्रतिबंध पर रोक लगा दी गई। 38 हालांकि फिल्म निर्माताओं को 2 अस्वीकरणों को स्वीकार करना पड़ा कि फिल्म में आंकड़े अप्रामाणिक थे और यह फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं का काल्पनिक चित्रण थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। फिल्म की आलोचना की गई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 5 आलोचकों में से 20% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 3/10 है। NDTV के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 0.5 स्टार रेटिंग दी, इसे लंबा व्हाट्सएप फॉरवर्ड कहा और लिखा कि सेन का काम हास्यास्पद रूप से अयोग्य और एक कपटी एजेंडे के अनुसरण में था। 39 दी इंडियन की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और इसे खराब तरीके से बनाई गई, खराब अभिनय वाली बकवास बताया, जिसने मुसलमानों को पूरी तरह से बुराइयों में धकेल दिया। 40 स्क्रॉल। इनकी नंदिनी रामनाथ ने पाया कि फिल्म का मुख्य कारण इस्लामोफोबिया का प्रचार करना है, जिसमें प्रत्येक मुस्लिम चरित्र को कट्टरपंथी के रूप में कोडित किया गया है। 41 द हिंदू के अनुज कुमार इस काम को बरकीक प्रचार के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने इस्लाम की समझ को नफरत से भरे व्हाट्सएप समूहों से उधार लिया है और दर्शकों को अर्धसत्य बताकर नफरत के प्रचारकों में बदलने की कोशिश की है। 42 फिल्म कंपेनियन के लिए समीक्षा करते हुए दीपांजना पाल ने टिप्पणी की कि यह फिल्म एक विशाल व्हाट्सएप फॉरवर्ड थी जिसे शायद ही एक फिल्म कहा जा सकता है, और इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह राजनीतिक प्रचार है जिसका उद्देश्य केरल के मुसलमानों को बदनाम करना और समकालीन हिंदू राष्ट्रवादी चिंताओं का दोहन करना है। सेन संवेदनशीलता के साथ कट्टरपंथ के कारणों से निपटने में स्पष्ट रूप से अयोग्य थे और केवल वास्तविक बचे लोगों और पीड़ितों के दुहक का शिकार बने। 43 सौम्या राजेंद्रन ने द न्यूज मिनट की समीक्षा करते हैं वे फिल्म को 5 स्टार में से 1 स्टार रेटिंग दी। उन्होंने फिल्म को नो न्यूज प्रोपेगेंडा के रूप में पेश किया, जहां महिलाओं को ऐसी वस्तु के रूप में माना जाता था जिसके लिए पुरुषों द्वारा धर्मों और विचारधाराओं के बीच संघर्ष किया जाना था। 48 बॉक्स ऑफिस। अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने भारत में 8 रुपये 3 पैसे करोड़ की कमाई की। 49 यह 2023 में भारत में 5वीं सबसे बड़ी ओपनर बन गई। 50 15 जून 2023 तक फिल्म ने 288 रुपये 4 पैसे करोड़ $36 मिलियन की कमाई की है।
भारत और विदेशों में 15 रुपए 64 पैसे करोड़ यूएस 2.0 मिलियन कमाकर दुनिया भर में 303 रुपए 97 करोड़ 38 US डॉलर मिलियन का सकल संग्रह किया, जो 2023 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 51 फिल्म ने उत्तर भारत में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कमजोर प्रदर्शन किया। दक्षिण फिल्म का संगीत वीरेश श्रीवत्सा और बिशाख ज्योति ने तैयार किया है। निर्देशक सुदीप्तो सेन द्वारा लिखित सूर्यपाल सिंह, सुदीप्तो सेन, विपुल अमृतलाल शाह द्वारा उत्पादित विपुल अमृतलाल शाह, अभिनीत अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि इदनानी, छायांकन प्रसंतानु मोहापात्रा द्वारा संपादित संजय शर्मा। संगीत दिया है वीरेश श्रीवत्सा, बिशाख ज्योति। उत्पादन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 5 मई 2023। कार्यकारी समय 138 मिनट 2। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 15 रुपए 20 करोड़ 3। बॉक्स ऑफिस पूर्व 303 रुपए 97 पैसे करोड़। शालिनी उन्नीकृष्णन बटा फातिमा बा के रूप में अदा शर्मा, योगिता बिहानी एस निमा, आसिफा के रूप में सोनिया बलानी, गीतांजलि के रूप में सिद्धि इदनानी, शालिनी की मां के रूप में देवदर्शिनी, इशाक के रूप में विजय कृष्ण, रमीज के रूप में प्रणय पचौरी, प्रणव मिश्रा अब्दुल के रूप में, शाजिया के रूप में प्रणाली घोगरे। विपुल अमृतलाल शाह आमतौर पर विपुल शाह के नाम से जाने जाते हैं, हिंदी फिल्मों के फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजराती थिएटर से की थी। वह कई गुजराती नाटकों का हिस्सा बटा निर्देशक थे, जिनमें से कुछ को दर्शकों ने खूब सराहा। उन्होंने 90 के दशक के अंत में गुजराती फिल्म दरिया छोरू समुद्र के बच्चे से अपनी शुरुआत की, जिसमें जेडी मजेठिया मुख्य भूमिका में थे। 2010 तक उन्होंने 6 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें से 4 में अक्षय कुमार ने अभिनय किया है। वह द केरल स्टोरी के निर्माता हैं। विपुल अमृतलाल शाह ने छोटे पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित धारावाहिक एक महल हो सपनों का से की। यह धारावाहिक का 1000 से अधिक एपिसोड के साथ सबसे लंबे समय तक चलने वाला पारिवारिक ड्रामा बन गया। 2 शाह के निर्देशन में पहली फिल्म दरिया छोरू गुजराती थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत आंखें से की, जो उनके गुजराती नाटक आंधलो पाटो ब्लाइंड फोल्ड पर आधारित थी। यह 2002 की 5 सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इसके बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम और आलोचकों को प्रभावित किया, जो एक गुजराती नाटक आवजो भाला फारी मालिशु गुड बाय डियर विल पर आधारित थी। फिर मिलेंगे। यह 2005 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। उनकी अगली 2 फिल्में नमस्ते लंदन और सिंह इज किंग ने बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बाद में बॉलीवुड में पिछले सभी शुरुआती रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2009 में उन्होंने लंदन ड्रीम्स का निर्देशन किया। सलमान खान, अजय देवगन और असिन थोट्टुमकल अभिनीत, जो बॉक्स ऑफिस औसत कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी 2010 की रिलीज अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय अभिनीत एक्शन रिप्ले को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। मार्च 2011 में शाह ने अपनी 2007 की फिल्म नमस्ते लंदन का सीक्वल बनाने के अपने इरादे की घोषणा की। उन्होंने अभिनेत्री शेफाली शाह से शादी की है और उनके 2 बेटे हैं। 4 और उन्होंने मुंबई के केसी कॉलेज में पढ़ाई की।
अदा शर्मा 11 मई 1992 को अदा शर्मा के रूप में जन्मी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। 3 जो मुख्य रूप से हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं की फिल्मों में काम करती है। 4 अदा शर्मा ने अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद 2008 की हिंदी भाषा की हॉरर फिल्म में एक मुख्य भूमिका के साथ अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस रही। इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने निर्देशित किया था। 5 इस फिल्म में एक भूतिया महिला के उनके चित्रण की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण नामांकन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 6-7 अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद उन्होंने एस बटाओ सत्यमूर्ति 2015 और क्षणम 2016 जैसी तेलुगु फिल्मों में प्रमुख महिला की भूमिका निभाते हुए दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में कदम रखा। अदा शर्मा का जन्म मुंबई में एस.एल. शर्मा 2014 में स्वर्गवास के घर हुआ था, जो भारतीय मर्चेंट नेवी में एक कप्तान थे। 8-9 वह तमिल ब्राह्मण हैं। उनके पिता एक तमिलियन हैं, जबकि उनकी मां एक मलयाली हैं। 10 शर्मा की शिक्षा ऑक्सिलियम कॉन्वेंट हाई स्कूल बांद्रा में हुई थी। 11 जब वह 10वीं कक्षा में थीं, तब उन्होंने तय कर लिया था कि वह एक अभिनेत्री बनना चाहती हैं। वह स्कूल छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता-पिता ने जोर देकर कहा कि उसे कम से कम स्कूली शिक्षा पूरी करनी चाहिए। 12वीं पास करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। 13 शर्मा जिम्नास्ट हैं। वह 3 साल की उम्र से नृत्य कर रही हैं और उन्होंने मुंबई में नटराज गोपी कृष्ण कथक नृत्य अकादमी से कथक में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। 14-15 जैज और बैले के अलावा उसने अमेरिका में 4 महीनों के लिए सालसा सीखा था और इनको बहुत अच्छा बेली डांसिंग आता है। 16 शर्मा मराठी और हिंदी बोल सकती हैं क्योंकि उनका जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ है। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने की कोशिश में शर्मा ने कई भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन अपने घुंघराले बाल और कम उम्र की दिखने के कारण उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला। कास्टिंग निर्देशकों को लगता था कि वह बहुत छोटी दिखती हैं। 17 वह अंततः विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित रजनीश दुग्गल के साथ 2009 की हिंदी हॉरर फिल्म में मुख्य महिला भूमिका में उतरी। एक भूत द्वारा अधिग्रहित महिला, भूत ग्रसित स्त्री के उनके चित्रण की समीक्षकों द्वारा एकमत से प्रशंसा की गई थी। द टाइम्स के निखत काज़मी ने टिप्पणी की कि अदा शर्मा ने शानदार काम किया। 18 और अपने अभिनय को असाधारण अविश्वसनीय रूप में स्थापित किया। अंग्रेजी अनुवाद डिलीवर्स अ कॉन्सम्मेट परफॉर्मेंस एंड लेबल्ड एंड परफॉर्मेंस एज एक्सलेंट, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट एंड इनक्रेडिबली कॉन्विंसिंग। 19-20 यह फिल्म कमाई के मामले में सफल रही। यह भट्ट की पहली बॉक्स ऑफिस साल और 10 फिल्मों के बाद हिट हुई। 21 इस फिल्म की वजह से शर्मा को 54वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए नामांकन मिला। 3 साल बाद उनकी अगली फिल्म फिर थी, जो एक डरावनी फिल्म थी। यह अदा की विक्रम भट्ट के साथ दूसरी फिल्म थी जिसे विक्रम भट्ट द्वारा ही लिखा गया था। इस फिल्म में भी उनके 1920 के सह कलाकार रजनीश दुग्गल ने काम किया था। फिर फिल्म 1920 की तरह सफल साबित नहीं हुई। 22, 23, 24, 25 इसे नकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस असफल रही। 26, 27 शर्मा को उनके प्रदर्शन के लिए मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। सुजाता चक्रवर्ती ने लिखा है कि 1 मिनट के लिए भी वह एक मानसिक व्यक्ति होने की तीव्रता को उजागर नहीं करती है। 28 सिफी की सोनिया चोपड़ा ने कहा कि वह फिल्म में केवल एक ही है जो अभिनय कर सकती है।
29 बिहानी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने 2018 में एकता कपूर के रोमांटिक सोप दिल ही तो है में पलक शर्मा के रूप में टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा 2012 में सुमेरमल जैन पब्लिक स्कूल है उद्धरण वांछित 2012 से 2015 तक योगिता ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री पर काम करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। दिल्ली से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद में रेडफूडी स्टार्टअप में शामिल हो गईं और 2016 तक विभिन्न पदों पर काम किया। इसके बाद बिहानी मुंबई चले गए और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के लिए सेल्स और मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने 2018 तक ट्रिलियो में मैनेजर सेल्स एंड ऑपरेशंस के रूप में काम किया, जब उन्हें सोनी टीवी पर एकता कपूर के भारतीय सोप ओपेरा दिल ही तो है में पलक शर्मा की भूमिका के लिए चुना गया। इसके बाद वह कुछ व्यावसायिक विज्ञापनों में दिखाई दीं और एकता कपूर के अलौकिक शोकवच में एक कैमियो भूमिका में नजर आईं। वह नेटफ्लिक्स फिल्म एके वर्सेस एके में भी सहायक भूमिका में नजर आईं। उन्हें हाल ही में विक्रम वेधा 2022 फिल्म में चंदा का किरदार निभाते हुए देखा गया था। ग्लैमर जगत में बिहानी का करियर 2018 में शुरू हुआ जब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2018 में भाग लिया और शीर्ष 3 प्रतियोगियों में चुनी गईं। हालांकि उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक अप्रैल 2018 में मिला जब उन्हें सोनी टीवी पर आने वाले गेम शो 10 का दम के लिए सलमान खान के साथ प्रोमो शूट करने के लिए चुना गया। 4 प्रोमो प्रसारित होने के बाद उन्हें भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्माता एकता कपूर ने देखा, जिन्होंने बाद में उन्हें अपने अगले शो दिल ही तो है में करण कुंद्रा के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना। 5 उन्होंने नवंबर 2020 में क्रॉसरोड ऑफ चॉसेज शीर्षक से अपने TEDx टॉक में अपने जीवन की चुनौतियों और उनकी पसंद ने उनके करियर को कैसे आकार दिया, इस बारे में बात की। 6 द केरल स्टोरी में योगिता ने एक जघन्य घटना से पीड़ित होने के बाद निराशा में डूबी एक महिला के लिए एक मजबूत और कठिन से प्रभावित व्यक्ति की भूमिका निभाई। सोनिया बलानी भारतीय अभिनेत्री हैं जो बॉलीवुड फिल्मों तुम बिन दो, बाजार और द केरल स्टोरी के साथ साथ टेलीविजन शो अच्छे लगते हैं तू मेरा हीरो और डिटेक्टिव दीदी में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। फिल्में तुम बिन 2016 गुरप्रीत के रूप में, बाजार 2018 आमना अहमद के रूप में, द केरल स्टोरी 2023 आसिफा के रूप में टेलीविजन। बड़े अच्छे लगते हैं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल एस पीहू कपूर शेरगिल। सुवरीन गुग्गल वर्ष की टॉपर चैनल वी सोनी चाड़ा के रूप में। तू मेरा हीरो स्टार प्लस पंछी टीटू अग्रवाल के रूप में। जासूस दीदी जी टीवी जासूस बंटी शर्मा के रूप में वेब सीरीज। भोपाल से वेगास डिज्नी प्लस हॉटस्टार सिद्धि इदनानी जन्म 10 जनवरी 1996 एक भारतीय अभिनेत्री है जो तमिल और तेलुगु सिनेमा में काम करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने तेलुगु फिल्म जाम्बा लकीदी पंबा से अभिनय की शुरुआत की थी। सिद्धि को तमिल फिल्म वेंधु थानिंधथुकाडु 2022 में पावई की भूमिका निभाने के लिए समीक्षकों से सराहना मिली थी। उन्होंने 2023 में हिंदी फिल्म द स्टोरी से हिंदी सिनेमा में अभिनय की शुरुआत की। सिद्धि इदनानी का जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ। उनके पिता अशोक इदानी एक व्यवसायी और आवाज मॉड्यूलेशन ट्रेनर और उनकी मां फाल्गुनी दवे एक टेलीविजन अभिनेता हैं। सिद्धि इदनानी का जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ। उनके पिता अशोक इदानी एक व्यवसायी और आवाज मॉड्यूलेशन ट्रेनर और उनकी मां फाल्गुनी दवे एक टेलीविजन अभिनेता हैं। अजमेर 92223 की हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 1992 के अजमेर बलात्कार मामले पर आधारित है।
4, 5, 6, 7 यह पुष्पेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित और सूरज पाल रजक, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और पुष्पेंद्र सिंह द्वारा लिखित है। फिल्म का संगीत पार्थसखा दस्काबी ने दिया है और सभी गाने अमृत ने लिखे हैं। आइए 72 हूरें जैसी सिमिलर मूवी में बात करते हैं। अजमेर 9222023 की हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म के अजमेर बलात्कार मामले पर आधारित है। 4, 5, 6, 7 यह पुष्पेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित और सूरज पाल रजक, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और पुष्पेंद्र सिंह द्वारा लिखित है। फिल्म का संगीत पार्थसखा दस्काबी ने दिया है और सभी गाने अमृत ने लिखे हैं। यह फिल्म राजस्थान के अजमेर में घटी घटनाओं को दर्शाती है, जहां फारूक और नफीस चिश्ती, प्रमुख खादिम परिवार के सदस्य जो अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल के लिए जिम्मेदार थे, के नेतृत्व में युवाओं के एक समूह में लगभग 250 से अधिक गैर मुस्लिम शामिल थे। नाबालिगों सहित लड़कियों के साथ कई वर्षों तक बार बार सामूहिक बलात्कार किया गया और ब्लैकमेल किया गया, जो 1992 में समाप्त हुआ। कास्ट करें: माधव वर्मा के रूप में करण वर्मा, गीता सिंह के रूप में सुमित सिंह, राजेश शर्मा एज एसपी रंजीत, शिब्बू के रूप में ईशान मिश्रा, सुमित्रा के रूप में अलका अमीन, महेश बालराज एज याकूब अंसारी, आकाश दहिया एज मोहन सिंह, अनूप गौतम एज महबूब अंसारी, मनोज जोशी अपनी तरह, जगदीश के रूप में ब्रिजेंद्र काला, सुनीता के रूप में शालिनी कपूर, सीरत कौर एज पूजा, अनीस अंसारी के रूप में शहनवाज खान, शांति भार्गव के रूप में उन्नति पांडे, सयाजी शिंदे, जरीना वहाब, उर्मिला के रूप में। फिल्म का संगीत पार्थसखा दस्काबी ने तैयार किया है। सभी गीत अमृत द्वारा लिखे गए हैं। रजा अकादमी और जमीयत उलमाए हिंद जैसे कई इस्लामी संगठनों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि यह समाज में दरार पैदा करेगी और इसका इस्तेमाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बदनाम करने के लिए किया जाता है। निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह द्वारा लिखित सूरज पाल रजक, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह एंड पुष्पेंद्र सिंह द्वारा उत्पादित उमेश कुमार तिवारी 2। अभिनीत: करण वर्मा, सुमित सिंह, राजेश शर्मा। कार्यकारी समय 141 मिनट 3। देश भारत। भाषा हिंदी। द केरल स्टोरी पर अभी विवाद थमा नहीं था कि एक और फिल्म पर बवाल शुरू हो गया है। फिल्म का नाम है अजमेर 92 फीट अजमेर 92। सच्ची घटना पर आधारित इस मूवी के नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये अजमेर में हुए स्कैंडल पर बनी है। एक ऐसा स्कैंडल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसकी कहानी जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अजमेर 92 की क्या है कहानी? अजमेर 92 फीट की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। साल था 1992। अप्रैल के महीने में राजस्थान के अजमेर में सैकड़ों लड़कियों के साथ हुई हैवानियत की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उस रोज भले ही सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन खबरों को आग की तरह फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। एक रोज एक अखबार के फ्रंट पेज सोफिया गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की न्यूड फोटोज ब्लर करके लगाए गए, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। कहानी थी हैवानियत की, कहानी थी 100 लड़कियों के साथ हुए दुष्कर्म की, कहानी थी 250 लड़कियों के साथ हुए ब्लैकमेलिंग की। हैवानियत से सहम गया था देश। पीड़ितों ने अपने बयान में ऐसी बातें कहीं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उनका कहना था कि शहर के रसूखदार परिवारों के कुछ लड़कों ने उनके साथ दुष्कर्म किया था। ये सिलसिला पहले एक लड़की से शुरू हुआ। पहले उसका दुष्कर्म किया गया, फिर आपत्तिजनक फोटो खींची गई और फिर उसे शहर भर में सर्कुलेट करवाने की धमकी दी गई।
फोटो डिलीट वादा कर पीड़ित छात्रा से अपनी दूसरी सहेली को लाने को कहा गया और इस तरह एक एक कर 100 लड़कियां हवस का शिकार बन गईं। 100 लड़कियों के साथ हैवानियत हुई तो वहीं करीब 250 लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स सर्कुलेट हुईं। एक के बाद एक कई लड़कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था। कई आरोपी हो चुके हैं फरार। जांच शुरू हुई तो कई नामी परिवारों के लड़कों का नाम सामने आया, जिनमें मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती थे। इनके परिवार अजमेर की दरगाह में काम करते थे। तीनों यूथ कांग्रेस हुए थे। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो अजमेर के 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एक एक कर पीड़ितों को बयान देने के लिए आगे बुलाया गया, लेकिन ज्यादातर पीड़ितों ने चुप्पी साध रखी। कुछ लड़कियां हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने आई भी तो उन्हें डरा धमकाकर चुप कराया दिया गया। मात्र 2 लड़कियां अपने बयान पर डटी रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिनमें से 4 को बरी कर दिया गया था और 4 की सजा 10 साल कर दी गई। वहीं कई अभी भी फरार हैं। कब रिलीज होगी अजमेर 92 फीट? फिल्म अजमेर 92 फीट का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट, U&K फिल्म्स एंटरटेनमेंट, सुमित मोशन पिक्चर क्रू, लिटिल क्रू पिक्चर्स। इसका निर्देशन डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह करेंगे। फिल्म में करण वर्मा, सुमित सिंह, राजेश शर्मा, मनोज जोशी, आकाश दहिया और ईशान मिश्रा अहम किरदार में होंगे। ये फिल्म इसी साल 14 जुलाई को रिलीज होगी। पोस्टर आउट होने के बाद से ही फिल्म विवादों में है। मुस्लिम संगठनों और दरगाह कमेटी ने फिल्म का विरोध किया है। उनका आरोप है कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। 2 साल पहले अजमेर में पॉक्सो कोर्ट में 50 साल की एक महिला रो पड़ी। भरी अदालत में चिल्लाते हुए कहा, उसने 30 साल हो गए, मैं अब दादी हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। कब तक बताती रहूंगी कि 30 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, किस किस ने किस तरह से किया था। इससे 1 साल पहले पॉक्सो कोर्ट में ही एक महिला ने 4 आरोपियों की पहचान की, जिन्होंने 30 साल पहले उसके साथ सामूहिक रेप किया था। 5वें को पहचानने में कुछ परेशानी हुई, फिर बोली, अरे इस भैया ने भी रेप किया था। दोनों ही मौकों पर सन्न रह गई थी अदालत। आखिर कौन हैं ये महिलाएं और क्यों 30 साल बाद दादी नानी के रूप में गवाही देने को मजबूर हैं? 2001 में ऐसी ही एक अन्य महिला ने हाई कोर्ट में 5 रेपिस्टों को पहचाना था, लेकिन 2005 के बाद अचानक गायब हो गई। आज भी वह कहाँ है, पता नहीं। पुलिस उसका पता क्यों नहीं लगा पाई, यह भी पता नहीं। ये महिलाएं उन करीब 200 महिलाओं में शामिल हैं, जिनकी उम्र 1992 में 17 से 20 साल के बीच हुआ करती थी। कोई स्कूल में थी तो कोई कॉलेज में। ये सभी ब्लैकमेलिंग का शिकार हुईं। इन सबकी नग्न तस्वीरें उतारी गईं, वीडियो बनाए गए और महीनों तक किया गया यौन शोषण। अजमेर 1992 रेप केस स्कैंडल। यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इसे लेकर भी 2 तरह की कहानियां सामने हैं हमारे। कहा जाता है कि अजमेर में प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से रसूखदार कुछ परिवारों के लड़कों ने एक बड़े व्यापारी के बेटे को अपनी हवस का शिकार बनाया। फिर तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल किया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए। लड़की आई तो उसके साथ अजमेर में एक बड़े परिवार के बड़े से बंगले में रेप किया गया। फिर खींची गई तस्वीरों और वीडियो के जरिए उस लड़की को मजबूर किया गया कि वह अपनी सहेली को लेकर आए। इसके बाद तो सहेली लाने और रेप का सिलसिला ही चल निकला। दूसरी कहानी यह है कि एक अजमेर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की 9वीं कक्षा की लड़की की दिलचस्पी थी राजनीति में। उसकी जान पहचान यूथ कांग्रेस इकाई के कुछ युवा नेताओं से हुई। उन लोगों ने राजनीति के गुर सिखाने के बहाने उस लड़की को एक नेता के फार्म हाउस में ले जाकर रेप किया।
खींची गई तस्वीरों और वीडियो के बल पर ब्लैकमेल किया कि वह अपनी सहेली से उनकी जान पहचान करा दे। इसके बाद सहेली दर सहेली, तस्वीर दर तस्वीर, वीडियो दर वीडियो और सिलसिला ही चल निकला। बताया जाता है कि यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। लड़कियों की तादाद 200 तक पहुंच गई। इनको कभी बंगले में, कभी फार्म हाउस में, तो कभी पोल्ट्री फार्म में बुलाया जाता। पार्टी में सरकारी अफसरों से लेकर नेता तक शामिल होते और यौन शोषण किया जाता। मामला तब खुला जब ऐसी तस्वीरें डेवलप करने वाले फोटोग्राफर की दुकान में काम करने वाले एक टेक्नीशियन को उसके पड़ोसी ने विदेशी पत्रिका में छपी कुछ अश्लील तस्वीरें दिखाईं। इस पर टेक्नीशियन ने पड़ोसी को देसी तस्वीरें दिखा दीं। पड़ोसी दंग रह गया। उसने कुछ तस्वीरें स्थानीय नवज्योति अखबार के दफ्तर और विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय कार्यालय के पते पर पोस्ट कर दीं। ब्रिटेन का वह भयानक रेप कांड जिसे अंजाम दिया पाकिस्तानियों ने, वो जासूस थी या कॉल गर्ल? एक पहेली है पामेला। मां ने बेटी के मर चुके रेपिस्ट को खोज निकाला। अखबार के रिपोर्टर संतोष गुप्ता को पहले ही कुछ भनक थी ऐसे मामले की और वह इस स्टोरी पर काम भी कर रहे थे। तस्वीरें सामने आने के बाद 21 अप्रैल को पहली बार खबर छपी, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। इसके बाद 15 मई को ब्लर फोटो के साथ एक बार फिर खबर पब्लिश हुई। इस बार हड़कंप मच गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। नरसिंह राव पीएम थे। राजस्थान में सरकार थी बीजेपी की। सीएम थे भैरों सिंह शेखावत। शेखावत ने मामला सीबीसीआईडी को सौंप दिया। खबर में बताया गया था कि अजमेर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली करीब 200 लड़कियों का महीनों तक यौन शोषण किया गया था। नग्न तस्वीरें और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया था उन्हें। करीब करीब सभी लड़कियां हिंदू थीं। कुल 18 आरोपी थे, 4 को छोड़कर सभी मुस्लिम। कुछ यूथ कांग्रेस थे, कुछ ख्वाजा साहब की दरगाह में खादिम परिवारों के साथ जुड़े हुए थे। शुक्र है कि उस समय 24 घंटे चलने वाले टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पत्रकार संतोष गुप्ता ने जान जोखिम में डालते हुए खबर छापी थी, क्योंकि आरोपी अमीर थे, पॉलिटिकल कनेक्शन था, प्रभावी थे और खुद को चिश्ती यानी ख्वाजा साहब के वंशज बताने वाले थे। वहीं ब्लैकमेलिंग की शिकार लड़कियां भी उच्च सरकारी अफसरों के साथ साथ कुलीन घरानों की थीं। हालांकि उनमें कुछ मध्यम वर्ग और गरीब परिवार से भी थीं। यह भी पढ़े या सुने, कैसे बन गया वह 30 बच्चों का हत्यारा। शुरुआती दौर में करीब 200 लड़कियों के साथ रेप होने की बात सामने आई, लेकिन बयान 29 ने ही दर्ज करवाए और कोर्ट में गवाही देने के लिए 3 ही सामने आईं। इनमें से कम 2 गरीब मध्यम वर्ग से थीं। माना जाता है कि 6 या 7 ने आत्महत्या कर ली। 3 ने बयान देने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। बहुत सी लड़कियों के घरवाले रातों रात अजमेर छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए और पुलिस को उनके नए पतों का पता लगाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस की पूरी कोशिश वैसे भी मामले को दबाने की थी, सांप्रदायिक रंग से बचाने की थी, कानून व्यवस्था बनाए रखने की थी। 1992 से 2016 के बीच पुलिस 58 चश्मदीद ही पेश कर सकी। लेकिन दलबीर सिंह नाम के पुलिस अधिकारी ने पिछले 3 बरसों में 40 चश्मदीदों को गवाही के लिए राजी किया। मुख्तारन माई की नहीं, अपनी इज्जत उछाली पाकिस्तान ने। रेपिस्ट को जलाकर थाने पहुंची महिला बोली बदला ले लिया। इस मामले में सितंबर 1992 में पुलिस ने पहली चार्जशीट पेश की। 250 पन्नों की चार्जशीट में 128 गवाह और 63 सबूत पेश किए गए। इस बीच अक्टूबर में मैदान सिंह नाम के एक पत्रकारी की अस्पताल परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैदान सिंह हरो की बरखा नाम का अखबार चलाया करते थे।
उन्होंने अपने अखबार में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक को भी रेप करने में शरीक बताया था। मैं उस समय नवभारत टाइम्स जयपुर में उपसंपादक हुआ करता था। मुझे याद है तब खबरें आती कि किस तरह अजमेर में उन तस्वीरों की भारी मांग थी। फोटोग्राफर, फोटो लैब के तकनीशियन, पुलिस अधिकारी और यहां तक कि कुछ स्थानीय पत्रकार भी तस्वीरें दिखाकर पीड़िता के परिवार वालों को ब्लैकमेल कर रहे थे। यानी पहले पीड़िताओं ने ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर असमत गवाई और अब परिवार वालों की कमाई ब्लैकमेल करने वाले लूटने में लगे थे। 1992 में केस की सुनवाई शुरू हुई और 6 साल बाद सेशन कोर्ट ने 1998 में 18 में से 8 को उम्र कैद,